अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए हम जब अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ते हैं तो तब हम ये बात करते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसमें से एक बात ये भी है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी की देख रहे होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज किए हैं, कौन सी पॉलिसी अपनाई गई है, ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना। अब बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखी हुई है 50 लाख, अब हमें ये तो नहीं पता उस पर डेप्रिसिएशन का रेट कौन सा, कैसा मेथड लगा रखा है, WDV है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है। तो अगर ये सारी चीजें एक जगह डिस्क्लोज कर रखी हो कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई गई है, कौन कौन सा मेथड अपनाया गया है, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो हमें ये बताता है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कुछ चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो क्यों, अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से नहीं होगी। इसलिए ये जरूरी था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो नंबर 1 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब सबसे जरूरी बात है ये। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन क्या होती है ये अभी हम सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, और डिस्क्लोजर के बारे में। तो देखिए क्या होता है, आप जब भी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लिया इशू किया या अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बनाया गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोले कि एक ही मेथड लगाना है बस वही लगेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर दो तीन मेथड भी एक जैसे, मतलब बढ़िया तरीके से काम करते हैं, तो उन दोनों तीनों में ऑप्शन देना पड़ेगा कि भैया आप चाहिए अपना लो, चाहिए अपना लो। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड अपना लो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपना लो, अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो रही है तो फीफो एवरेज मेथड। तो हमें कई जगह को दो तीन ऑप्शन देने पड़ेंगे। अब उन दो तीन ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो ये अनअवॉइडेबल है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का मतलब एक ही मेथड अपनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कह सकता कि सबको भैया एक ही मेथड करो, ऐसा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में एंटरप्राइज के पास, क्योंकि अलग अलग बिजनेस अलग अलग सिचुएशन में काम कर रहा है, तो उनको ऑप्शन तो देना पड़ेगा कि भैया आप ये मेथड अपना लो। तो ये इम्पॉसिबल है कि एक सिंगल सेट कहा जाए कि भैया यही अपनाना है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ही ऑब्जेक्ट है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है, उससे फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट भी आया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बेसिक प्रिंसिपल है डिस्क्लोजर का, जो कहता है जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसके लिए जो जो आपने पॉलिसी मेथड यूज किए उन सबको आपको डिस्क्लोज करना। अब यहां पर बताया गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के तीन अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है जिसे हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं कि हाँ भैया ये है, और इसके लिए कुछ भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप कहीं गए, एक जगह कोने में टैक्सी वाले खड़े हैं या रिक्शा वाले बहुत सारे खड़े हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक बात है ना कि वो वेट कर रहे हैं सवारी का कि भैया आप जाएं और आपको कहीं छोड़ेंगे वो। तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें होती है ना, एक दुकानदार है, दुकान खोलकर बैठा है, उसपे चीजें सामान रखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वो बेचने के लिए है और आप उससे जाकर खरीद सकते हैं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस हैं कि ये बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम करेंगे करेंगे, इसके लिए कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं। और ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इसमें सबसे पहली है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम शुरुआत से 11th क्लास से सीखते हुए आते हैं कि जो बिजनेस होता है उसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है, ना ही कोई इरादा है। देखिए बिजनेस को बंद करने के दो रीजन हो सकते हैं, एक तो हालत खराब है बंद करनी पड़ रही है, या हम खुद ही किसी वजह से बंद कर लें। हालत खराब नहीं है लेकिन हम खुद ही बंद कर लें, तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है। नियर फ्यूचर में जल्दी से कुछ बंद नहीं होने वाला बिजनेस, ये एक गोइंग कंसर्न का इंटेंशन हो, मतलब ये एक हमारी एजम्पशन रहती है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। अगर आपने कोई भी मेथड पॉलिसी अपनाई है तो उसको हर साल अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाया, अगले साल स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, ऐसे रिटर्न, ऐसे नहीं करें, अदरवाइज फिर आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप लगातार हर कोई भी मेथड या पॉलिसी अपना रहे हैं
तो उसको लगातार अपनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे कभी चेंज ही नहीं कर सकते, तो चेंज कर सकते हैं। कब? ये अलग अलग सिचुएशन बोली है। पहली सिचुएशन है आप उसे चेंज कर सकते हैं, कानून कहता है कोई तो आप उसे चेंज करिए, कोई अकॉर्डिंग टू लॉ उसमें चेंज करना है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि उसे बदलिए क्योंकि जो आप मेथड यूज कर रहे थे अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ठीक नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। या आपको ऐसा लगता है कि मेथड चेंज करने से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी दिखाई देंगी, ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। दिखाई देने का मतलब देखने में सुंदर नहीं, मतलब जो ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट सामने आएंगे उसको ज्यादा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन बाहर निकल या ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो, तो इस वजह से तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब एग्जाम में मान लिया इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई मेथड है उसको चेंज कर दिया है तो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करी गई है, बताओ वो उन्होंने ठीक करा या नहीं। तो आपको क्वेश्चन में सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि कभी चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं इन 3 सिचुएशन। अगर वो सिचुएशन उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए और मेन मुद्दे की बात है वही, उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरा एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जिसे हम मर्केंटाइल भी बोलते हैं, मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग करना, ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो आप ये एज्यूम करिए कि जो अकाउंटिंग की गई है वो एक्रूवल बेसिस पे की गई। एक्रूवल बेसिस का मतलब खर्चे जिस पीरियड को बिलोंग करते हैं उसी पीरियड में लिखे गए हैं, चाहे उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। इनकम उसी पीरियड में लिखी गई है जिस पीरियड को बिलोंग करती है, चाहे वो पैसा मिला है या नहीं मिला है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, जब हम पैसा देते हैं तब का खर्चा माना जाता है। मान लिया इस साल हमारा कोई एक्सपेंस हमने पेमेंट नहीं करा तो इस साल हम उसे खर्चे में नहीं लिखेंगे। अगले साल हमने खर्चा किया, इस साल वाला भी तो अगले साल 2 साल का खर्चा लिख देंगे। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कंपेरेबिलिटी अच्छी नहीं रहती, आप कंपेयर नहीं कर सकते बहुत अच्छे से। यहाँ पर क्या रहता है, इस साल का खर्चा इस साल लिखेंगे चाहे पेमेंट हुई है या नहीं। अगर अगले साल का खर्चा इस साल एडवांस दे दिया तो भी इस साल P&L में नहीं लिखेंगे, उसको अगले साल ही लिखेंगे। जिस ईयर का खर्चा है उसी ईयर में लिखेंगे P&L में। तो अकाउंटिंग तो करेंगे भाई, एडवांस पेमेंट करा है, एडवांस मिला है, अकाउंटिंग सब चीज की करेंगे, बट P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंस और रेवेन्यू इस ईयर का इसी ईयर में आएगा। ये मेनली डिफरेंस होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो किया गया है तो आपको कहीं पर भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर इसको फॉलो नहीं किया गया है तभी आपको इसका डिस्क्लोजर करना, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर अप्लाई हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तब लिखने की जरूरत। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए लिमिटेड ने लीव एनकैशमेंट दिया अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर, जो अमाउंट दिया उसे खर्चा लिख दिया और P&L में डाल दिया। हाउएवर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी जो है रिटायरिंग एम्प्लॉय की, उसको ग्रेच्युटी फंड से बनाया है जो एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से है। तो हमें बताना है इसके बारे में। तो ए लिमिटेड ने लीव एनकैशमेंट दिया अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर और उसको P&L में डाल दिया। देखिए जो हमारे रिटायरमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं एम्प्लॉय को देते हैं, वो देते तो हम रिटायरमेंट के समय, लेकिन असल में वो एक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस होते हैं। अब मान लिया कोई रिटायर हो रहा है, उसको पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट का पैसा आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ये उस साल का खर्चा जिस साल वो रिटायर हो रहा है, ये उस साल का खर्चा जितने साल उसने काम किया। मान लिया उसने 30 साल काम करा तो ये 30 साल का खर्चा और पिछले 30 सालों में बढ़ना चाहिए था। अब अगर आप 30 सालों में खर्चा नहीं बांट के जिस साल कोई रिटायर हो रहा है उसी साल उसे पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपने ठीक नहीं, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ठीक नहीं। तो यहां पर क्या है कि कंपनी ने ग्रेच्युटी के लिए तो ठीक करा है, क्योंकि उसके लिए तो एक्चुअल वैल्यूएशन के जो है ग्रेच्युटी के लिए उन्होंने ग्रेच्युटी फंड बनाया है और वैल्यूएशन कर रहे हैं उसकी, उसके हिसाब से लिख रहे हैं। लेकिन इन्होंने लीव एनकैशमेंट के लिए गड़बड़ कर दी
उसको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस नहीं लिखा, जब रिटायर हुआ उस समय खर्चे में लिख दिया, ये तो गलत है। तो आपको ऐसा लिखना होगा कि ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से इन्होंने ठीक नहीं की। क्लियर? अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी की, कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है और अकाउंटिंग पॉलिसी को कब कब आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी बात। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड अप्लाई करते हैं हम अकाउंटिंग करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम अकाउंटिंग पॉलिसी बोल देते हैं। अब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है अलग अलग चीजों से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको कई बार बीच में अभी अभी बोला, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में से कोई भी मेथड लगाया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी वो होती है जो हम अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, मेथड ऑफ अलग अलग डेप्रिसिएशन है। तो ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, हम पॉलिसी के हिसाब से क्या अपनाते हैं। इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए फीफो लीफो मेथड हम यूज करते हैं, तो वो भी हम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम कैसे वैल्यूएशन करें, फिक्स्ड एसेट के लिए क्या वैल्यूएशन करें, कंटीजेंट लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट करें, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करें, हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करें, रेवेन्यू को प्रॉफिट कैसे लिखें, एक्सपेंसेस को हम कंस्ट्रक्शन के दौरान कैसे लिखें, और फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कैसे करें। ये हमारे पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग पॉलिसी अपनाई जा सकती है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो पता चल गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में कि हमें इन सब अकाउंटिंग पॉलिसी को जो है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है उनको तो हमें बताने की, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो और पॉलिसी अपनाएंगे उन सबको हमें एक जगह डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब ये बात के अलावा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये भी बताता है कि अब आपके पास तो अलग अलग ऑप्शन है, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए अलग अलग ऑप्शन है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन लगाइए या डब्ल्यूडीबी लगाइए। तो ये भी बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आप कोई सा भी मेथड अपनाएंगे तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान, कि आपको कौन सा मेथड अपनाना है, कौन सी पॉलिसी अपनानी है, सिलेक्शन करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। तो कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब भी आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाने जाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रूडेंस, मेटीरियलिटी एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो प्रूडेंस, मेटीरियलिटी और सब्सटेंस और फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई आता है क्वेश्चन कि अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने ये अपनाई, तो आपको ये तीनों चीजें चेक करनी है कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी कोई भी बिजनेस अपना रहा है उसमें ये तीनों चीजें अप्लाई हो रही हैं या नहीं। अगर तीनों चीजें अप्लाई हो रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप कहेंगे कि इसमें प्रूडेंस, मेटीरियलिटी या सब्सटेंस और फॉर्म को अप्लाई नहीं किया गया है, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है अकाउंटिंग करते हुए कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो लगता है, या लॉस, कोई भी ऐसा लॉस या एक्सपेंस जो लगता है कि हो गया या हो जाएगा, मोर देन 50% चांसेस हैं तो उसे आज ही आप रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर कोई भी प्रॉफिट है जिसके बारे में उम्मीद है कि हो सकता हो सकता है ना हो, लेस देन 50% चांस है, तो उसे आप कभी भी नहीं लिखेंगे एडवांस में जब तक कि वो एक्चुअल उसकी कंफर्मेशन ना हो जाए। तो प्रूडेंस कहता है इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, कि एक कंफ्यूजन है किसी भी चीज के बारे में, फ्यूचर के इवेंट के बारे में कुछ अनसर्टेनिटी है। प्रॉफिट आर नॉट एंटिसिपेटेड, आप प्रॉफिट का कभी भी अंदाजा लगाकर आज नहीं लिखेंगे, बट लॉस आर प्रोवाइडेड, लॉस हो रहा है तो उसे आज ही लिख लेंगे। दिस इज नोन एज कंजर्वेटिज्म, कि होने कंजर्वेटिज्म होता है कि आप होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस को आज ही लिख लो, बट होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आप नहीं लिखेंगे जब तक कि एक्चुअल में नहीं हो जाता। तो जो भी लॉसेस होने की उम्मीद है उसके लिए आप क्या बनाएंगे, प्रोविजन, प्रोविजन बनाएंगे लॉसेस के लिए और नॉन लाइबिलिटीज के लिए, है ना। लेकिन अब देखो प्रोविजन और लाइबिलिटी में क्या फर्क होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी को पता है प्रोविजन और लाइबिलिटी में क्या फर्क होता है? लाइबिलिटी का मतलब नहीं, देखो लाइबिलिटी का मतलब ये है कि हमें पेमेंट करना है, ये हमें पता है, और उसका अमाउंट कितना होगा
ये भी हमें पता है। प्रोविजन हम किस चीजों के लिए बनाते हैं, हमें पता है पैसा देना है, बट वो एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं पता है और उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो ऐसी लाइबिलिटी है, ऐसे लॉसेस जो एक्चुअल में अभी हुए नहीं है या होने की पूरी उम्मीद है, उसकी एक्चुअल अमाउंट नहीं पता, लेकिन हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल 100% नहीं बता सकते कि 100% करेक्ट होकर कि भाई यही अमाउंट आएगी, बट फिर भी हम उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसका बेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से लगाएंगे और उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग कर लेंगे। तो प्रूडेंस किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या होना चाहिए, होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस को लिखना है, बट होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को नहीं लिखना है। अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी में ऐसा नहीं है तो वो ठीक नहीं है। तो इससे इससे क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ओवर स्टेटेड ना हो जाए। अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा तो उससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत है होने की। क्या, अगर ऐसा है कोई प्रॉफिट आपको हुआ नहीं है और आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, और आपने उसको, अब भाई जैसे आपके पास कोई पैसा नहीं आया और आपको लग रहा है कि पैसा आएगा, तो आप क्या करोगे, खर्चा करना शुरू कर दोगे, और अगर वो पैसा नहीं आया तो आप परेशानी में फंस। दूसरा, लॉसेस किसी भी हालत में कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने लॉस कम कर दिए तो वही है कि एक तरीके से प्रॉफिट बढ़ा दिया। और तीसरा, असेट की वैल्यू किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होनी। जैसे एक कानून बनाया जाता है कि चाहे कोई गुनहगार छुट जाए, लेकिन बेगुनाह को कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। हमारा जो कानून बना हुआ है वो इस हिसाब से, हो सकता है क्रिमिनल को सजा ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल नहीं है, वो बेचारा ना पहुंच जाए हमका, उसे सजा ना मिले। तो ऐसे ही है, चाहे कोई एसेट कम वैल्यू पे दिख जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा वैल्यू पे ना दिखे। और लायबिलिटी ज्यादा दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं दिखनी चाहिए। तो ये एक प्रूडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा है हमारा, अच्छा इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो प्रूडेंस है, इसमें क्या है, तो इसमें है कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए, याद करिए, आप जब भी आप स्टॉक को लिखते हैं, इन्वेंट्री को लिखते हैं, तो इसको आप कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होती है उस पर लिखते हैं। उसका लॉजिक और रीजन क्या होता है, मान लिया 50,000 रुपए की आपकी कॉस्ट है, ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस 52,000 रुपए, ठीक है, तो 52,000 रुपीज में बिकने की उम्मीद है। और ये मान लेता हूं मैं, सेलिंग प्राइस क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक्चुअल में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस वो वाले जिसके बगैर सेल नहीं हो सकती। जैसे हो सकता है हमने यहाँ से उठाकर इसे बाहर लेकर जाना हो तो रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या सेलिंग कमीशन वगैरह, तो जो करने के बाद जेब में आता है उसे हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। तो मान लिया वो 52,000 है और हमारा जो कॉस्ट है वो 50 है। अब देखो, हमारा माल है, आज हमारी बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च है आज, और हमारा माल 50,000 रुपए का है, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस 52,000 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो हम उसे 52 में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने उसे 52 में लिख दिया तो क्लोजिंग स्टॉक 52 में लिख दिया तो 2,000 का प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो हम इसे 52 में नहीं लिखते, हम किस पे लिखते हैं, 50 पे। लेकिन वही, अगर हमारा कॉस्ट है 50 और हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू 49,000 है, इवन तो अभी माल नहीं बिका है हमारा, हमने माल बेचा नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये माल 49,000 में बिकेगा, तो 1,000 रुपए का लॉस होने की उम्मीद है। तो इसे आज ही लिख लेंगे हम लॉस को। कैसे, हम 49,000 में वैल्यू करेंगे। तो जब हम 49,000 में वैल्यू करेंगे तो 1,000 रुपए का लॉस ऑटोमेटिकली आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएनएल में आ जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है कि हम कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर वैल्यू करेंगे, ये एक पॉलिसी ऐसी है जो प्रूडेंस को डिनोट करती है। सबसे बढ़िया एक एग्जांपल यही होता है इसका। तो जब हम AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री पर पढ़ेंगे, तो उसमें ये पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यही बात कहता है कि आपको यही करना है
कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचर इज लेस, उसी पर वैल्यू करना आपको अपने स्टॉक। तो इसलिए प्रूडेंस वहां पर सेटिस्फाई हो जाता है। उसी का एग्जांपल दिया है, सपोज एक ट्रेडर है, उसने 500 यूनिट खरीदी है 10 रुपए के हिसाब से, तो 5000 रुपए की हो गई। उसने 400 यूनिट 15 के हिसाब से बेच दी, चलो अब 100 यूनिट बची हुई है या नहीं। अब जो 100 यूनिट बची हुई है उसका 15 रुपए का सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो 10 रुपए पे वैल्यू करेगा क्योंकि कॉस्ट कम है। लेकिन अगर इसी से उल्टा हो जाए और 8 रुपए के हिसाब से अगर हो, तो फिर वो 8 रुपए के हिसाब से वैल्यू ना करके 10 रुपए के हिसाब से वैल्यू ना करके 8 रुपए के हिसाब से वैल्यू करेगा, क्योंकि उसको लॉस होने की उम्मीद है। तो बात समझ में आती है। तो अगर हमारा 10 रुपए का कॉस्ट है, 15 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो 10 पे वैल्यू करेंगे। 10 रुपए का कॉस्ट है, 8 रुपए का है सेलिंग प्राइस, तो 8 रुपए पर वैल्यू करेंगे, ना कि हम उसको 10 रुपए पे। तो जो भी कम है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है, हम उसी पर वैल्यू करेंगे। ये बात बता रखी है। ये बात क्लियर है ना। एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस डज नॉट परमिट क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व बाय द अंडर। अब यहाँ प्रूडेंस को ये बोलकर हर चीज का आप फायदा नहीं उठा सकते बहुत ही ज्यादा, कि आप ये नहीं कह सकते प्रूडेंस है तो जो खर्चे नहीं होने, जो लॉस नहीं होने, उसे भी लिख लो। जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है उन्हें ही लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे आपकी अपनी लाइबिलिटी को ओवर स्टेट कर देंगे, है ना। और प्रॉफिट को जानबूझ के कम दिखाकर, टैक्स कम दिखाने के चक्कर में, टैक्स कम देने के चक्कर में हिडन रिजर्व बनाएंगे। हिडन रिजर्व का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट एक्चुअल में तो ज्यादा आप दिखा रहे हैं कम, तो वो प्रॉफिट जानबूझ के खर्चे ज्यादा दिखा रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक छुपा हुआ प्रॉफिट होता है। ऐसे ही देखो, नो प्रोविजन फॉर डैमेज शुड बी रिकॉग्नाइज बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द सूट इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग इट। ये क्या रखा है कि एक कंटीजेंट लायबिलिटी याद होगी आपको। कंटीजेंट लायबिलिटी में होता है किसी कोई केस चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, किसी ने हमारे अगेंस्ट में केस कर दिया और हमें लग रहा है कि हो सकता है हम केस जीते, हो सकता है हारे, तो उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखते, P&L में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, अभी तो पता ही नहीं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि आप हार ही जाएंगे केस, बिल्कुल हारा हुआ केस है, आपके हाथ से निकल गया, तो ही उसे लिखेंगे, वरना नहीं। ये नहीं किसी ने केस करो और हमने लिख दिया जी, फिर वो क्या होगा, ओवर स्टेटेड ऑफ लाइबिलिटी एंड लॉसेस और अंडर स्टेटेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बात है कि इसके बीच में एक दायरा बनाना है कि प्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि जो खर्चे नहीं होने उसे भी लिखना है। प्रूडेंस का मतलब है जो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये नुकसान हो जाएगा पक्का पक्का, तो उसे ही लिखना है। दूसरा पॉइंट था, जब सिलेक्शन करेंगे आप अकाउंटिंग पॉलिसी का, तो आप सब्सटेंस और फॉर्म की बात करें। सब्सटेंस और फॉर्म का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस और फॉर्म का मतलब होता है कि आप अकाउंटिंग करते हुए लीगल पोजीशन को नहीं देखेंगे, एक्चुअल पोजीशन को देखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, लीगल पोजीशन को नहीं देखेंगे, एक्चुअल पोजीशन को देखेंगे। आपने अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग को खरीद लिया, पेमेंट कर दी, चाबी मिल गई, ऑफिस खोल लिया, अभी रजिस्ट्री आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है, तो लीगली आप उसके ओनर नहीं है, लेकिन आपने पेमेंट कर दी, चाबी आपके पास है, पोजीशन आपके पास है, आप काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या कहता है, सब्सटेंस ये कहता है आप उसके ओनर है। तो अकाउंटिंग कह रहा है सब्सटेंस के हिसाब से अकाउंटिंग करो। ओवर फॉर्म, फॉर्म क्या है, लीगल फॉर्म क्या है, लीगल फॉर्म में आप उसके ओनर नहीं है, सब्सटेंस से आप ओनर हैं। तो दोनों में से क्या बात मानी जाए, आप ओनर हैं और आपकी अकाउंटिंग इस हिसाब से होगी, आप उसके ओनर हैं। जस्ट लाइक इन हायर परचेज सिस्टम, हमने कोई चीज इंस्टॉलमेंट पर हायर परचेज सिस्टम पर खरीदी। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देते हैं तब आप उसके ओनर बनते हैं। अब 5 साल के लिए आपने एक कार खरीदी, इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट कर रहे हैं, 5 साल बाद आप उसके एक्चुअल ओनर बनेंगे, 5 साल के दौरान आप उसके एक्चुअल ओनर नहीं है। अगर लीगल फॉर्म के हिसाब से जाए तो आप उसको अकाउंटिंग में एज एसेट नहीं दिखा सकते, बट अकाउंटिंग कहती है उसे एसेट दिखाओ, इवन दो यू आर नॉट एक्चुअल लीगल ओनर ऑफ दिस असेट, बट एक्चुअल में आप ओनर है। सब्सटेंस ये कहता है आप ओनर है, आप पैसा दे रहे हो, यूज कर रहे हो, आप ही ओनर हो, तो आप उसे अपनी एसेट में दिखाओ, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। तो सब्सटेंस और फॉर्म सन में आया। सब्सटेंस और फॉर्म का मतलब आप एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, ना कि लीगल सिचुएशन। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहा है कि बी लिमिटेड है, उन्होंने एक बिल्डिंग बेची है 35 करोड़ रुपए की, सी लिमिटेड को पोजीशन दे दिया, वही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया।
बी लिमिटेड ने एक बिल्डिंग बेची है 35 करोड़ रुपए की, पोजीशन दे दिया है, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 20 करोड़ है, 20 करोड़ वाली बिल्डिंग 35 करोड़ में बेची है, ईयर एंड हो गया है, लीगल रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी अभी पूरी नहीं हुई है, इस रीजन से कंपनी कह रही है कि हम तो इसे सेल नहीं मान रहे, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो हम इसे सेल नहीं मान रहे, और जो पैसा मिला था बेचने के बाद 35 करोड़ रुपया उसे एडवांस दिखा दिए कि एडवांस मिला, अभी अभी तो हमने बेची ही नहीं है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। एज ऑडिटर आपको कमेंट करना है तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सब्सटेंस और फॉर्म की है, केवल लीगली वो ट्रांसफर नहीं हुई है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के दौरान बिल्डिंग वगैरह के केस में तो बहुत होता है कि रजिस्ट्री कराने में काफी समय लग जाता है। 35 करोड़ की बिल्डिंग है, आपके पास पैसा आ गया, पोजीशन आपने दे दिया, तो इसका मतलब आपने ये एसेट को बेच दिया, तो आपको सेल करनी पड़ेगी, सेल लिखनी पड़ेगी, प्रॉफिट को लिखना पड़ेगा। ये टैक्स देने से बचना चाह रहे हैं, प्रॉफिट को 1 साल टालना चाह रहे हैं, 1 साल का मोटा अमाउंट पे टैक्स भी बहुत सारा फायदा दिखा देता है। तो इन्होंने कहा नहीं भैया ये गलत बात है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ट्रांजेक्शन अदर इवेंट को मेजर करना है, प्रेजेंटेशन करना है सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से, इकोनॉमिक रियलिटी के हिसाब से, ना कि उसको फॉर्म के हिसाब से। तो कंपनी की इंटेंशन ठीक नहीं है, बी लिमिटेड को ये सेल दिखानी चाहिए और इसको एडवांस नहीं दिखा। थर्ड वन था मेटीरियलिटी। अब देखो, जब भी कोई आप पॉलिसी अपनाएं तो उसमें मेटीरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको मेटीरियल आइटम मतलब इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है पैसा ज्यादा है तो इंपॉर्टेंट है, पैसा कम है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो कोई भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो मटेरियल चीजों को जरूर अलग से दिखाए और उनके बारे में ध्यान रखे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सारी मटेरियल आइटम को डिस्क्लोज करना चाहिए। मटेरियल आइटम होती क्या है? मटेरियल आइटम वो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाला इंसान है, उसके डिसीजन को जो चेंज कर सकती है चीज, वो होती है मटेरियल आइटम। ठीक है? तो अगर कोई भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज है तो उसे मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल हमेशा साइज या वैल्यू के हिसाब से नहीं होती है, कई बार छोटा घपला भी जो होता है वो सीरियस फ्लो बताता है इंटरनल कंट्रोल में, तो वो बातें हमें ध्यान देनी है ना। तो अब देखो, जैसे कि मान लिया एक आप मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदने के लिए जा रहे हैं, मान लिया, मतलब इसका वैसे अकाउंटिंग से कोई लेना नहीं दिया, मैं मेटीरियलिटी की बात करूं कि अकाउंटिंग से लेना देना नहीं है, लेकिन मिठाई की दुकान पर गए आप और वहां से आपको एक आपके घर में मैरिज है तो आपको 50-100 डिब्बे चाहिए, आप उसे बनवा रहे हो। तो आप दुकान बहुत बड़ी है, देखा तो मिठाई उन्होंने बाहर रखी हुई है, ये वो, आपने देखा एक चूहा मिठाई के ऊपर से कूदता हुआ जा रहा है। अब ये उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, बस एक ही आ गया बाई चांस। लेकिन अब ये देखो, अगर आप सोचो तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचो तो नहीं है कुछ, है ना। तो वही होता है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें बाल आ गया तो कहो तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं है तो नहीं। तो मटेरियल बात डिपेंड करता है कि वो डिसीजन को बदल सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमें कोई भी ऐसी चीजें जो मटेरियल होती है उसे अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है? इन सर्टेन केसेस कहीं जगह हम कुछ क्वांटिटी, कुछ भाई अमाउंट का भी नो डाउट फर्क पड़ता ही है। अब मान लिया 500 करोड़ की बैलेंस शीट है, वहां 1000 रुपए से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या है, ज्यादातर जगह पैसों का फर्क होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है पैसा जरूरी नहीं भी होता। लेकिन हमने कुछ केसेस में अमाउंट को भी हम कर लेते हैं, जैसे कंपनी शुड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हाई। तो कोई भी आइटम जो 1 लाख रुपए या 1%, ये जनरल बात है, मतलब कि अगर कोई आइटम 1% या 1 लाख रुपए जो भी ज्यादा अमाउंट है, क्यों जो भी ज्यादा क्यों बोला, मान लिया 500 करोड़ की जो है रिवेन्यू है 500 करोड़, अब 500 करोड़ पर 1% कितना होगा? 5 करोड़। अब 5 करोड़ या 1 लाख रुपए अगर विच एवर इज लेस बोल देंगे तो 500 करोड़ पे 1-1 लाख रुपए की आइटम में दिखाने लगेगा तो ऐसा लगेगा 1-1 2-2 रुपए हम दिखा रहे हैं।
लेकिन अगर वही मान लिया उसके 50,000 रुपए पूरी रेवेन्यू है, अब 50,000 का जो 1% होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 50,000 का 1% 500 रुपए हो जाएगा। अब 500 रुपए या 1 लाख रुपए, अब 500 रुपए की आइटम दिखाने ना लगे, इसलिए 500 रुपए या 1 लाख जो भी ज्यादा है तो वो अलग से दिखाना जरूरी है। तो अब वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही जरूरी है उसके लिए, क्योंकि रेवेन्यू ही 50,000 रुपए। तो दोनों में से 1% या 1 लाख जो भी ज्यादा है, 1% किस चीज का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से जो भी ज्यादा है उसको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर रहा है उसे इंफॉर्मेशन सही से याद सके। कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए नोट्स टू अकाउंट में शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर। अब देखो, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये जानने का हक है कि इस कंपनी के शेयर और किस किस के पास है, लेकिन हम एक एक शेयर होल्डर का नाम जानने का तो कोई फायदा नहीं है। तो ये लिखा है शेयर इन द, जो कंपनी के शेयर हैं 5% से ज्यादा, उन सबको अलग से डिस्क्लोज होना चाहिए कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 5% से ज्यादा शेयर्स। फिर 5% से ज्यादा है तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10-12 लोग होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। 5% से ज्यादा 20 लोग तो नहीं होंगे, सब पे 5-5% लोग हैं और 5-5% शेयर है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो 5-10-15-20 लोग होंगे, तो उन सबका नाम अलग से आपको दिखाना चाहिए कि कौन कौन है। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, अब बात हो गई डिस्क्लोज करना, लेकिन कैसे करना। अब आप पूरी आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, पूरी बुकलेट फॉर्म में आती है, पता चला 50-100 पेज की बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें कहां ढूंढते रहोगे कहां कहां है। तो ये कह रखा है कि सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी बनाई है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए और एक जगह पर होनी चाहिए साथ में। डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एज सच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉर्मली डिस्क्लोज वन प्लेस, एक जगह पर करें ताकि उसे देखने वाले को पता चल जाए। अब नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब करेंगे, तो हमने ये तो देख लिया अकाउंटिंग पॉलिसी। अब बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब ये कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब करें, तो ऐसे ही मुंह उठाकर कभी भी चेंज कर दें या नहीं, तो चेंज कब करें और चेंज करने से जो इफेक्ट आएगा अमाउंट का, उस अमाउंट का क्या करेंगे। तो हमने कहा था चेंज कब करें, कानून बोले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे, कानून बोले, या फिर आपको लगता है कि ज्यादा अच्छी बेहतर प्रेजेंटेशन होगी तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने पे आपको इस साल और आने वाले सालों में प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा वो भी बताना पड़ेगा। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो होगी वो इस साल प्रॉफिट पे जो असर है वो अगर ज्यादा है, मटेरियल इफेक्ट है, और अमाउंट का पता लगा सकते हैं तो आपको अमाउंट बताना पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर रहे हैं, उसका करंट ईयर में मटेरियल इफेक्ट आ रहा है और वो अमाउंट आप पता लगा सकते हैं, तो वो अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर इस साल मटेरियल इफेक्ट है बट वो आप अमाउंट का पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा कि इस साल मटेरियल इफेक्ट तो आएगा बट हम अमाउंट का पता नहीं लगा पा रहे हैं, और क्यों नहीं पता लगा पा रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर वो मटेरियल इफेक्ट करंट ईयर में नहीं है लेकिन फ्यूचर में आएगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं उसका इफेक्ट करंट ईयर में नहीं है बट फ्यूचर में आएगा। तो और कितना आएगा अगर पता है तो वो भी बताइए, नहीं पता तो भी बताइए कि ये नहीं मालूम बट हम, मतलब क्या रीजन है जो नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में इफेक्ट मटेरियल आएगा। अगर ऐसा है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्वेश्चंस में आ सकते हैं तो आपको लिखने पड़ेंगे, ये सिचुएशन है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक सिंपल डिस्क्लोजर आपने कर दी कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, तो भैया इसका कोई यूज नहीं है। आपने ये बता दिया हमने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने कहा ना उसका इफेक्ट आपको बताना पड़ेगा, अगर उसका इफेक्ट पता लगाया जा सकता है और वो मटेरियल है। सपोज एक कंपनी ने वेटेड एवरेज फॉर्मूला से फीफो पर चले गए, अर्लियर फीफो, नाउ दे आर स्विच ओवर टू वेटेड एवरेज। पहले फीफो मेथड लगाते थे, फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले वो मेथड लगाएंगे, अब वेटेड एवरेज कर दिया। अगर हम पुराना मेथड लगाते तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख होता, लेकिन वेटेड एवरेज लगाने से 1,80,000 हो गया, 20,000 कम हो गया, प्रॉफिट 20,000 रुपए कम हो गया इस साल का। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इस साल के प्रॉफिट पे 20,000 रुपए का असर इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या करा है,
मेथड चेंज करा। तो कैसे लिखेंगे? कंपनी वैल्यूज इन इन्वेंटरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा तो हम कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट की वैल्यू करते हुए हमने पहले फीफो मेथड बना देते हैं। अब इस बार वेटेड एवरेज मेथड लगा रहे हैं, इस वजह से फीफो से 2 लाख आता, अब 1,80,000, तो 20,000 रुपए कम लिखा है, जिससे प्रॉफिट पर, करंट ईयर के प्रॉफिट पे 20,000 रुपए का फर्क पड़ा है। ठीक है, तो लिखा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज टू बी डिस्क्लोज्ड इफ द चेंज इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन द फ्यूचर पीरियड इवन इफ चेंज इज नो मटेरियल इन करंट ईयर। अगर करंट ईयर में मटेरियल इफेक्ट नहीं है, फ्यूचर में आएगा तो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्रशांत लिमिटेड की बुक्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,63,000 रुपए फीफो मेथड से। कंपनी ने सोचा फीफो से वेटेड एवरेज पर जाते हैं, वेटेड एवरेज के हिसाब से 1,47,000 रुपए आ रहा है, और मार्केट वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू 195 है। तो वही बात जो बिल्कुल अभी अभी करा सेम है, हम बता देंगे कि हमारा 147 वेटेड एवरेज के हिसाब से मेथड आ रहा है, और हमारा पहले आता 1,63,000। तो जो डिफरेंस है उसका इस साल के प्रॉफिट पे असर आया है, वो हमें बताना पड़ेगा। 16,000 रुपए से इस साल का प्रॉफिट कम हो गया है, तो ये बात हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, जगन्नाथ लिमिटेड ने राइट इशू किया है 2022 में। ऑफर डॉक्यूमेंट जो मेंबर को दिया है उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट किया है सरप्लस 40 करोड़ रुपए का होगा। ड्राफ्ट रिजल्ट जो प्रिपेयर करा है उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी और क्या क्या है, द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड, जो ड्राफ्ट रिजल्ट है अकाउंटिंग प्रेजेंटेड फॉर पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोज ए डेफिसिट ऑफ 10 करोड़। द बोर्ड ने जो क्या डिसाइड करा, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री, उसे वर्क कॉस्ट पे लिखा 50 करोड़ पर, इंस्टेड ऑफ द जो वैल्यूएशन है एट प्राइम कॉस्ट। देखो क्या होता है, वर्क कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे जुड़ जाते हैं, प्राइम कॉस्ट में केवल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा जाता है, बस ये रहा, ये मैंने लिखा। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्राइम कॉस्ट होता है, और उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बात है प्रोवाइड फॉर परमानेंट, जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में वो 10 करोड़ है, तो उसका प्रोविजन है। चीफ अकाउंटेंट है कंपनी के, आप और आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया है कि एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या क्या नोट डालने पड़ेंगे। तो AS1 कहता है कोई भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इफेक्ट आएगा करंट ईयर में या लेटर ईयर में, उसको आपको बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इफेक्ट आया है करंट ईयर में, वो बताना पड़ेगा। अगर करंट ईयर में नहीं है, फ्यूचर में, तो भी बताना पड़ेगा, है ना। और जहां पर अमाउंट पता लगा सकते हैं अमाउंट बताना पड़ेगा, जहां अमाउंट नहीं पता लगा सकते वहां बताना पड़ेगा रीजन फैक्ट की क्यों नहीं पता लगा सकते। हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फैक्ट्री कॉस्ट पर करी है। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। पहले हम प्राइम कॉस्ट करते थे, फैक्ट्री कॉस्ट करा। फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा होने से उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी, उससे प्रॉफिट इस साल का बढ़ेगा। तो ये आपने लिया है, और ठीक है, तो आपका ईयर एंड जो है इन्वेंट्री 30 करोड़ की बजाय 50 करोड़ हो गया। 30 करोड़ की बजाय 50 करोड़ होने से 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये तो बहुत बड़ी रकम है, आपको बताना पड़ेगा सारा, है ना। और ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो स्टॉक का पार्ट होता है, तो इसमें टेंशन की बात ऐसी नहीं है। कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर परमानेंट डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पास्ट 5 ईयर में हुआ है। तो ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ना, उसको शो करना पड़ेगा कि भैया ये हो रहा है। आपको आपका ये जो अमाउंट है ये आपको बताना पड़ेगा कि इतना आपका अमाउंट है जो लॉस में आ रहा है। ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10% था पहले, और अब कितना कर दिया 5%। पहले क्या था और अब क्या है 5%।
देखो पहली बात तो अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट इन दोनों में फर्क होता है, हमको थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग पॉलिसी होता है मेजर चेंज। अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से स्ट्रेट लाइन लगा रहे हो, स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन वैल्यू लगा रहे हो, ये मेथड में पॉलिसी में चेंज है। लेकिन डेप्रिसिएशन 10% की बजाय 12% लगा रहे हो, ये पॉलिसी चेंज नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। दोनों में फर्क है। अब जैसे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, अंदाजा लगा रहे हैं आपका कितना नुकसान होगा, एस्टिमेट ही तो है। आप पहले 10% कर देते, आप 5% कर दो। इट इज मेयरली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, नॉट इन चेंज ऑफ इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब होगा, पहले आप लगाते ही नहीं थे, अब लगा रहे हो, या अब लगा रहे हो, लगाते हो पहले और अब नहीं लगा रहे, बंद कर दिया, ये है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज। केवल परसेंटेज चेंज है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है। ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। हाँ, इसका डिस्क्लोजर बन सकता है, अमाउंट इफेक्टिव है या मटेरियल है तो वो अलग बात है, बट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में तो होता है ना, हम कब चेंज करेंगे, उसका क्या रीजन है, उसका फ्यूचर, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। और अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, अकाउंटिंग एस्टिमेट पे चेंज है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, लिख लीजिए आप, ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो ये बहुत वो वाली बात नहीं, बस आप बता दे ये कर रहा है, और नहीं भी बताएंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर मटेरियल इफेक्ट है तो बता दे। डिस्क्लोजर ऑफ डाइविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, हमारी 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption थी, कौन कौन सी। तो अगर उसमें से कोई भी अकाउंटिंग assumption से, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption से डाइविएशन है आपका, तो उसका डिस्क्लोजर बनता है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा, रीजन वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 7, सी लिमिटेड की पॉलिसी है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाती है और करंट इन्वेस्टमेंट को लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ये बिल्कुल सही पॉलिसी है और ऐसा ही होता है। ठीक है, इन द ईयर 23-24 कंपनी हैज शोन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट ए कैरिंग अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट लेस डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वही परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू। दिस फैक्ट आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। कमेंट, देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी में आपका चेंज है क्योंकि आप पहले कॉस्ट पर दिखाते हैं, परमानेंट वैल्यू डिक्रीज हुई है ना। तो ये कर सकते हो, कोई बढ़िया गलत बात नहीं है, ये तो ठीक है, बट आपको जस्ट डिस्क्लोज करना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट को कम पर दिखाते हैं, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू वो भी ठीक है, और परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसे भी लेस करना चाहिए, ये भी ठीक है, बस आपको डिस्क्लोज करना है और कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं किया आपने, बस आपको क्या करना है, डिस्क्लोज। आपके लिए कुछ समरी है इस चैप्टर की, इस एएस की, कि हमारा जो प्राइमरी मोटिव है अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करना, वो ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए। मेजर कंसिडरेशन आपको क्या रखनी है अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हुए, प्रूडेंस, मटेरियलिटी एंड सब्सटेंस और फॉर्म। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रेमेडी नहीं है कि आप एक गलत पॉलिसी अपनाएं, और उसकी रेमेडी है कि आप डिस्क्लोज कर, आप बच ही नहीं सकते। आप केवल ये कहें जी हमने तो डिस्क्लोज कर दिया और अनसन रूट पटांग आप पॉलिसी अपना रहे हैं, ये नहीं चले। तो आपको इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं लेनी है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जिसके बारे में हम लोगों ने अभी